सो हेलो ड्यूजन के एस मंगवाज आप देख रहे हैं चैनल। आज की इस वीडियो में अपन डिस्कस करने वाली मेरी सर्टिफाइड कॉपी को ऑफ द एफआर सब्जेक्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी, ये वीडियो थोड़ा सा लेट हो गया जितना मैंने प्रॉमिस किया था, बट डेफिनेटली मैं ट्राई कर रहा था जितना जल्दी ला सकूं। एंड आज अपन मेरी एफआर की कॉपी के बारे में बात करने वाला है। सो देखो, फर्स्ट थिंग कि मेरे एफआर में मार्क्स कितने आए थे, कि वही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको देखने से पहले। तो मेरी 82 मार्क्स आए थे आउट ऑफ दी 100 मार्क्स। सो या 82 मार्क्स मेरा स्कोर था। आउट ऑफ 82 मार्क्स 30 मार्क्स मेरे एमसीक्यूज़ में आए थे, एंड जो बाकी 52 मार्क्स हैं वो मेरे आपके डिस्क्रिप्टिव पार्ट में आए थे। एंड उसके अलावा जैसे आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि एक इसमें ये चीज़ हुई है कि मुझे कहीं पे ज़्यादा मार्क्स मिले हैं, बट उसके रिलेटेड पहले मैं क्लैरिफाई करना चाहूँगा कि कोई ऐसा नहीं बोलेगा यार इसकी रैंक लग से आई है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी शो किया है कि मेरे 30 to 35 मार्क्स बेफालतू में कटे भी हैं, जहाँ पे मेरा आंसर जो है एग्जैक्ट मैच भी कर रहा था। तो वो थोड़ा सा 10% की देखो रॉन्ग चेकिंग रहती है इसी एक एग्ज़ाम में ना, उसका अपन कुछ भी नहीं कर सकते। वो 10% आपके फेवर में भी हो सकती है, 10% आपकी नेगेटिव में भी हो सकती है। ठीक है, जनरली ऐसा रहता है कि 6 to 7% आपकी नेगेटिव में रहेगी एंड 3-4% आपके पॉजिटिव में रहेगी। ये मैं आफ्टर कंसिडरिंग मल्टीपल सर्टिफाइड कॉपीज़ आपको बता रहा हूँ। ठीक है, बाकी किसी का लक बहुत अच्छा है, फिर किसी का लक बहुत ख़राब है, तो उसके लिए कुछ और भी हो सकता है। सो बट ऐसा है कि उसके बारे में ज़्यादा सोच के उतना फ़ायदा नहीं, कि बिकॉज वो एक चीज़ है जिससे अपन कंट्रोल नहीं कर सकते। तो एटलीस्ट अपन उन चीज़ों पे फोकस करें जो अपन कंट्रोल कर सकते हैं। सो विदाउट अ फर्दर अडू अपन आगे चलते हैं। सो जैसे कि पहले मैंने आपको बताया कि मेरे 30 मार्क्स एमसीक्यूज़ में आते हैं। जिस भी पर्सन के अगर अच्छे मार्क्स आ रहे हैं किसी भी सब्जेक्ट में, तो आपने नोटिस किया होगा कि एमसीक्यूज़ में काफ़ी अच्छा स्कोर होता है। उसका रीज़न क्या है कि देखो, एमसीक्यूज़ में ऐसा होता है कि अगर आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है, अगर आपको क्वेश्चन आता है, तो आपको डेफिनेटली उसमें मार्क्स मिलने वाले हैं। जो आपके डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन होते हैं उनमें जनरली ऐसा हो जाता है कि यार आपको आता भी है तो भी काफ़ी बार अपने गलत मार्क्स कट जाते हैं। सो एमसीक्यूज़ में कोशिश करो कि आपके भी अच्छे मार्क्स हैं। एफआर एएफएम वगैरह में एमसीक्यूज़ में ज़्यादा मार्क्स लाना कोई बड़ी बात है नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो आपके एमसीक्यूज़ के क्वेश्चन होते हैं जनरली जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन होते हैं उनके बेसिस पे ही बनते हैं, तो ऐसा कुछ स्पेशल होता नहीं उनमें। तो डेफिनेटली आप उनमें कोशिश करो कि एमसीक्यूज़ में आपके अच्छे मार्क्स हैं, ताकि अगर प्रैक्टिकल में अपने कहीं ज़्यादा कट भी गए तो भी उतनी दिक्कत अपन को ना हो। सो अपन डिस्क्रिप्टिव पोर्शन पे आते हैं ऑब्वियसली अब। सो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन मैंने क्वेश्चन नंबर 3 ये किया था। एंड जैसे कि मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि कभी भी कोशिश करना जो आप फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हो वो उस टाइप का क्वेश्चन कर रहे हो जो आपको एक तो सबसे ज़्यादा आता हो, दूसरा वो थियोरेटिकल क्वेश्चन मत करना, क्योंकि थियोरेटिकल क्वेश्चन करोगे तो हो सकता है आप उसमें शुरू में बहुत ज़्यादा टाइम लगा दो। ठीक है, एंड जनरली थियोरेटिकल क्वेश्चन में आपके मार्क्स कटने के चांस भी रहते हैं। तो मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि हमेशा कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन से स्टार्ट करो। सो मैंने क्वेश्चन नंबर 3 ये उठाया था, जो कि आपका डीलर लेसर का क्वेश्चन था। ठीक है, डीलर लेसर का क्वेश्चन था आपका इंडेक्स 116 आई थिंक, तो वहाँ से ये क्वेश्चन था। एंड ये क्वेश्चन अगर आप देखोगे, सो एक बार मैं आपको क्वेश्चन भी दिखाई देता हूँ। सो एक बार अपन क्वेश्चन पे आ जाते हैं जल्दी से। सो क्वेश्चन नंबर 3 आई थिंक, हाँ। सो देखो, क्वेश्चन नंबर 3 आपका डीलर लेसर का क्वेश्चन था। यहाँ से अपन को कुछ ज़्यादा कुछ पूछा नहीं था, यहाँ पर अपन को बेसिकली अकाउंटिंग पूछी थी। अब देखो, जब भी आप कोई भी क्वेश्चन कर रहे हो एग्जाम में, तो भले उसमें 1 मिनट एक्स्ट्रा लगा देना, बट उसका क्वेश्चन आपको ढंग से पढ़ना है। अगर आप देखोगे, सो मेरे यहाँ पे कितने मार्क्स आए हैं, मेरे यहाँ पे आए हैं 7 out of 10। एंड ऐसा नहीं है कि मुझे मार्क्स गलती से कटे या फिर मुझे आता नहीं था ये क्वेश्चन, मुझे पूरा आता था, बट मैंने क्वेश्चन को अच्छे से रीड नहीं किया। क्वेश्चन में बोला था कि अपन को पूरी अकाउंटिंग बतानी है ऑफ द ट्रांजेक्शन, बट मुझे लगा कि अपन को सिर्फ फर्स्ट ईयर की अकाउंटिंग बतानी है, इसलिए से मैंने फर्स्ट ईयर की अकाउंटिंग कर दी। सो जो बाकी की जनरल एंट्री जो मैंने नहीं की, उसके 3 मार्क्स इन्होंने यहाँ पे ब्रेक कर दिए, जो कि जस्टिफाइड भी था। सो बट अगर आप देखोगे कि प्रेजेंटेशन अपन को किस तरीके से करनी है, तो जो भी चीज़ अपन को क्वेश्चन में निकालनी है, जो भी अपन को जनरल एंट्री करनी है, उससे रिलेटेड जो भी डेटा है वो अपन को क्लियरली पहले प्रेजेंट करना पड़ेगा। तो जैसे आप देखोगे कि यहाँ पे मैंने जितना उन्होंने अपनी सजेस्टेड आंसर में किया है उससे ज़्यादा ही डेटा प्रेजेंट किया है। तो अगर ज़्यादा भी कर दे तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर कम हुआ तो उसके डेफिनेटली आपके मार्क्स कट जाएंगे। सो जैसे मैंने पीवीएफ लीज रेंटल कर दिया, फिर उसके बाद अपना रेवेन्यू वगैरह निकाल दिया, उसके अलावा कॉस्ट ऑफ सेल्स। एंड अगर आप जो सजेस्टेड आंसर है उसे देखोगे, सो उधर भी उन्होंने उधर भी अगर आप इधर देखोगे, तो इधर भी अगर देखोगे तो इधर भी उन्होंने इसी टाइप से कर रखा है। तो आपको भी इसी टाइप से ये चीज़ों को करना है। ठीक है, ये कैलकुलेशन वगैरह आपको दिखा क्या नहीं डेफिनेटली। इसके बाद अपन आगे चलते हैं। सो इसके बाद जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पे मैंने सिर्फ एक ही जनरल एंट्री करी है, जबकि उन्होंने अपने जो सजेस्टेड आंसर उसमें उन्होंने पूरे जो लाइफ है ऑफ द एसेट वहाँ तक की उन्होंने जनरल एंट्री करी है। एंड उसके अलावा एक और काफ़ी लोगों को डाउट रहता है कि जैसे मैंने यहाँ पे बस लिखा है, अगर आप इनका देखोगे, सो इनकी जनरल एंट्री में इन्होंने, एक मिनट से थोड़ा सा अपन छोटा कर लेते हैं। सो इनके अगर आप जनरल एंट्री देखोगे तो यहाँ पे इन्होंने इसे इन्वेंटरी लिख रखा है। सो अगर इस टाइप की कोई भी चीज़ होती है ना, तो इसके आपके मार्क्स नहीं कटते।
तो इसके लिए तो आप रेस्ट एश्योर रहना, ठीक है। बाकी जैसे कि मैंने बताया कि इन्होंने पूरी लाइफ की जनरल एंट्री कर रखी, इसलिए मेरे 3 मार्क्स यहाँ पे डायरेक्ट हो गए। सो इन चीज़ों को आप थोड़ा सा अच्छे से देख लेना, क्योंकि इसमें बाद में जाके काफ़ी दुख होता है कि आपको आता था क्वेश्चन, लेकिन फिर भी आपके मार्क्स यहाँ पे डायरेक्ट हो गए क्योंकि आपने क्वेश्चन रीड अच्छे से नहीं किया था। तो ये चीज़ आपको हमेशा सही से करनी है। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 3B पे आता है। क्वेश्चन नंबर 3B आपका इंडेक्स 108 से रिलेटेड क्वेश्चन था। काफ़ी सालों से इंडेक्स आया नहीं था, तो इस बार ये इंडेक्स आ गया, इसका काफ़ी ईजी सा अपना आंसर था। और दूसरी बात, अगर आप प्रेजेंटेशन देखोगे सो ICAI की प्रेजेंटेशन कुछ इस तरीके से है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3B है, तो ICAI की प्रेजेंटेशन कुछ इस तरीके से है। बट अगर आप मेरे आंसर की प्रेजेंटेशन देखोगे तो मेरे आंसर की प्रेजेंटेशन काफ़ी अलग है। बट द पॉइंट इज़ कि जो भी उन्होंने पॉइंट कवर किए अपने आंसर में, वो सारे मेरे अगर आंसर में कवर हो रहे हैं तो फिर डेफिनेटली मुझे फुल मार्क्स वहाँ पर मिल जाएंगे। जैसे कि इस क्वेश्चन में हुआ भी सही, मुझे 4 आउट ऑफ 4 इस क्वेश्चन में मिले भी हैं। सो यही चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हो। सो अगर देखोगे तो जो भी चीज़ इन्हें लगी कि उनके आंसर में और मेरे आंसर में मैच कर रही है, वहाँ पर इन्होंने टिक लगा दिया। तो इस तरीके से मुझे इस क्वेश्चन में फुल मार्क्स मिल गए। उसके बाद अपन आते हैं क्वेश्चन नंबर 5A पे। एंड एक और चीज़, काफ़ी लोग जैसे मुझे भी कॉपीज़ वगैरह भेजते हैं, तो उनकी जो हैंड राइटिंग वगैरह रहती है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब रहती है, ठीक है। तो आप अगर मेरी हैंड राइटिंग भी देखोगे तो बहुत ज़्यादा अच्छी है नहीं, बट मैंने क्या किया है, क्योंकि मेरी हैंड राइटिंग थोड़ी सी ख़राब है तो मैंने अंडरलाइनिंग वगैरह प्रॉपरली की है, थोड़ी स्पेस लीव करी है, थोड़ा खुला खुला लिखा है। तो अगर आपकी भी हैंड राइटिंग अगर ख़राब है तो आप भी डेफिनेटली इस चीज़ को करना, क्योंकि जो एग्जामिनर है उसको एटलीस्ट आपकी चीज़ समझ में आनी चाहिए जो आपने लिखा है। अगर उसको चीज़ें ही समझ में नहीं आएंगी तो फिर वो मार्क्स कैसे देगा। तो ये चीज़ आप ध्यान से देख लेना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है आपका इंडेक्स 115 का थ्योरेटिकल क्वेश्चन था। तो एक बार अपन 5 पे आते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 5 आपका बिल एंड होल्ड अरेंजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन था। सो इस टाइप के थ्योरेटिकल क्वेश्चन में थोड़ी सी एक प्रॉब्लम जरूर से रहती है कि जैसे मैंने आपको बताया कि आपकी एग्जैक्ट लैंग्वेज आपको मैच नहीं करनी है FR में, जैसे कि आप ऑडिट वगैरह में करते हो। बट यहाँ पे वो चीज़ है कि जो चीज़ उनके कंटेंट में है, अगर उसमें से कुछ भी मिसिंग हुआ तो फिर आपके मार्क्स कट जाएंगे। तो अगर आपको चीज़ें आती भी हो तो कई बार ऐसा होता है कि अपन सारी चीज़ लिख नहीं पाते हैं आंसर में, कि अपन को याद नहीं आती, या फिर अपन को लगता है कि यार ये इस आंसर के लिए रिलेवेंट नहीं है, बट उसके भी कई बार मार्क्स हो जाते हैं। तो उसमें अगर अपन को आता भी है तो भी कई बार अपने मार्क्स कट जाते हैं, जैसे कि इस केस में हुआ। तो देखो इसका सोल्यूशन तो यही है कि आप मल्टीपल क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे तो आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि ऐसे किस तरीके से चीज़ों को इंक्लूड करता है। बाकी फिर भी थोड़ा बहुत 10% तो चांस रहता ही है कि आप कहीं जगह चीज़ें मिस कर जाओगे। सो उसका अपन कुछ ज़्यादा कर नहीं सकते। सो क्वेश्चन नंबर 5 है, अगेन थ्योरेटिकल क्वेश्चन था। इसमें जैसे मैंने आपको बताया ये बॉक्सेस एंड अंडरलाइन वगैरह प्रॉपरली कर लेना, जो एग्जामिनर है उसको दिखनी चाहिए जो आपने लिखा है। ऐसा नहीं कि वो फाइंड कर रहा है, तो वो चीज़ एग्जामिनर के लिए नहीं होनी चाहिए। सो देखो एक चीज़ तो होती है कि आपने नॉलेज है, आपको नॉलेज है, ठीक है, वो सबको होती है। बट एग्जाम में मार्क्स किस तरह से डिराइव करने हैं ये भी अपन को आना चाहिए, स्पेशली अगर अपन CA वाले एग्ज़ाम दे रहे हैं तो ये चीज़ अपन को थोड़ी सी आनी चाहिए। ये थोड़ी ऐसी चीज़ें जो अपन को शायद टीचर उतना नहीं बता पाएगा, बट अपन को खुद से एनालाइज करनी पड़ेंगी। तो मेरी जो सर्टिफाइड कॉपी है फॉर दोज हु आर न्यू टू द चैनल, तो मेरी सर्टिफाइड कॉपी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, तो उसे भी आप डेफिनेटली चेकआउट वहाँ पे कर सकते हो। और उसके अलावा टेलीग्राम चैनल पे मैं अदर रिसोर्सेज भी डालता रहता हूँ, तो डेफिनेटली आप ज्वाइन करके रख सकते हो एटलीस्ट टिल योर एग्जाम्स, ठीक है। एंड अगर आप ग्रुप 2 दे रहे हो तो उस केस में मैं डेली MCQs भी डालता हूँ IDT से रिलेटेड, काफ़ी अच्छे MCQs डालता हूँ। एंड जब से मैंने MCQ डालना पोस्ट किया, सिर्फ 1 या 2 MCQs ऐसे रहे जिनका जो करेक्ट रेशियो है वो आपका 50% से ज़्यादा है। सो आप भी ज्वाइन करो टेलीग्राम चैनल को, एंड उसमें कोशिश करो कि आप भी जो रेशियो है उसे इम्प्रूव करने में मेहनत करो, ठीक है। सो ये तो थोड़ा सा ऐड हो गया, बट अपन आते अपने क्वेश्चन पे। सो क्वेश्चन नंबर 5B जो आपका क्वेश्चन था ये आपका डायरेक्टली कॉपीड क्वेश्चन था, ये आपका पहले आ चुका है, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन पहले आ भी चुका है, एंड आई थिंक आपके ICAI के स्टडी मटेरियल में भी एज इट इज़ कवर्ड है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है, थोड़ी सी आपको एडवांटेज हो जाती है कि आपको पता रहता है कि आपको क्वेश्चन में क्या क्या लिखना है, आपको आंसर में क्या क्या लिखना है। क्योंकि काफ़ी बार जैसे मैंने आपको बताया कि आपको पता ही नहीं रहता है कि एग्जाम में आपको क्या क्या लिखना है। हो सकता है आपको चीज़ें आती हों बट आप उसे लिखते नहीं, तो फिर उसके मार्क्स कट जाते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में वो एडवांटेज रहती है, इसलिए मुझे यहाँ पे 5 आउट ऑफ 5 भी मिल चुके हैं। एंड इस टाइप के क्वेश्चंस में एक ये भी एडवांटेज रहती है कि अगर कुछ अननेसेसरी ट्विस्ट जो है ICAI का डाल देता है तो अपन उसे टैकल कर पाते हैं। जैसे कि अगर आप इस वाले क्वेश्चन में देखोगे, से आपका इंडेक्स 101 का क्वेश्चन था, यहाँ पे अपन को AS के अकॉर्डिंग भी देखना था कि डिबेंचर के अकॉर्डिंग किस तरीके से होती है। बट CA फाइनल में आके कई बार अपन वो चीज़ें भूल जाते हैं, बट क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीटेड था तो मुझे पता था कि AS के अकॉर्डिंग काउंटिंग किस तरीके से होगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन में थोड़ा ये बेनिफिट रहता है। तो कोशिश करना अगर एग्जाम में भी इस टाइप का कोई क्वेश्चन रिपीटेड आ जाए तो आप उस टाइप के क्वेश्चन करो, ताकि आपके अननेसेसरी मार्क्स तो लूज़ ना हो। तो और इस टाइप में अगर आप देखोगे तो इसमें जैसे अगर आप ICAI की प्रेजेंटेशन भी देखोगे
तो मेरी प्रेजेंटेशन ICAI की प्रेजेंटेशन से बहुत ज़्यादा मैच नहीं कर रही, बट अल्टीमेटली कंसेप्ट वही है कि अगर आपकी सारी चीज़ें मैच हो रही हैं तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे, जैसे कि मेरे केस में हुआ। इसके बाद अपन आगे चलते हैं, और जो भी मेन चीज़ है उसको मैंने बाद में एक बॉक्स में इंक्लूड करके भी दिखा दी, क्योंकि मैंने रियलाइज़ किया कि क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया, तो फिर मैंने एंड में जो रिलेवेंट चीज़ें थी उनको अलग से दिखा दिया, ताकि एग्जाम में गलती से भी इन चीज़ों को मिस ना कर दें। तो इस टाइप की चीज़ें आप कर सकते हो। इसके बाद अपन आते हैं क्वेश्चन नंबर 5C पे। क्वेश्चन नंबर 5C आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन था। यहाँ पे अपन को क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स लिखनी थी ऑफ द फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 4 मार्क्स का क्वेश्चन था। यहाँ पे मुझे 2 मार्क्स मिले हैं। जो 2 मार्क्स थे वो उन्होंने हेडिंग्स के दे दिए, बाकी अंदर का कंटेंट मैंने याद नहीं किया था, तो उसके ऑब्वियसली उन्होंने मार्क्स कट कर दिए। बाकी काफ़ी सारे केसेस में हो सकता है कि अगर आपकी हेडिंग सही है तो भी आपको 4 आउट ऑफ 4 मिल जाए, बट मेरे एग्जाम ने जो अंदर वाली चीज़ें हैं इनको काफ़ी अच्छे से पढ़ा था, तो इसके उन्होंने मार्क्स डिडक्ट कर लिया। ठीक है, बाकी जैसे एक मुझे कन्फ्यूज़न हो रहा था कि कंसिस्टेंसी आना चाहिए या फिर कंपैरेबिलिटी आना चाहिए, तो मैंने कंसिस्टेंसी भी लिख दिया था। तो अगर आपको इस तरीके से कोई कन्फ्यूज़न आता है स्पेशली इन थ्योरेटिकल क्वेश्चन, तो एडिशनल आप लिख दोगे तो भी उतना कुछ दिक्कत है नहीं। इसके बाद अपन आते हैं क्वेश्चन नंबर 6A पे। सो क्वेश्चन नंबर 6 से अगेन आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन था, एंड यहाँ पे मुझे वही पॉइंट्स के मार्क्स मिल गए, जो अंदर का कंटेंट लिखा था उसके मार्क्स इन्होंने दिए नहीं, एंड जितना इन्होंने पूछा था उससे मैंने ज़्यादा ही लिख दिए थे पॉइंट्स तो, बट वही है जितने आपके रेलेवेंट पॉइंट्स होते हैं उन्हीं के वो मार्क्स देते हैं, बाकी के मार्क्स नहीं देते। और बट उसमें ये एडवांटेज रहता है कि अगर आपका सपोज़ कोई शुरू का पॉइंट गलती से गलत हो गया तो आपको बाद वाले पॉइंट्स के मार्क्स मिल जाते हैं, तो आप भी कर सकते हो, बट वही है कि उसमें फिर टाइम थोड़ा सा ज़्यादा जाएगा। एंड FR के एग्ज़ाम में टाइम काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, कि बहुत सारे बच्चों का एग्ज़ाम ही पेपर जो एग्ज़ाम है वो टाइम से कंप्लीट ही नहीं हो पाता, तो अपन को ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि अपन अपनी थोड़ी स्पीड को अच्छे से मैनेज करके रखें। सो मेरी तो स्पीड काफ़ी तेज़ हो चुकी थी, स्पेशली आफ्टर दी नंबर ऑफ मॉक टेस्ट दैट आई हैव गिवन। तो मेरी स्पीड तो ऐसी थी कि 2 और 40 मिनट्स में मेरे सारे एग्ज़ाम हो गए थे, क्योंकि मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा वगैरह लिख देता था, एंड कई जगह मैंने ऑल्टरनेटिव्स वगैरह भी लिखे थे, जैसे कि आपको दिखाने भी वाला है इस कॉपी में। तो उस वजह से मुझे फिर भी थोड़ा 250-255 हो जाता था, बट जनरली अगर मैं नॉर्मल तरीके से करूँ जैसे बाकी स्टूडेंट्स करते हैं तो 235 या 240 तक मेरे सारे एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाते थे। सो आपको भी उसी तरीके से करना है, ताकि अभी इस टाइप की जो एडिशनल चीज़ें हैं वो आपके पास लेवरेज रहे कि अगर आपको लग रहा है कहीं डाउट है तो आप कर पाओ। तो आगे चलते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6B पे आते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 6B, हाँ तो ये जो मैं आपको बता रहा था एक आई थिंक ये वाला क्वेश्चन है, हाँ बिल्कुल। तो इस वाले क्वेश्चन में देखो मुझे थोड़ा सा डाउट क्या था मैं आपको दिखाता हूँ। सो अगर आप यहाँ पे आओगे, सो इन्होंने क्या लिख रखा है, इन्होंने एक तो कैश एक्सपेंडिचर दे रखा है, ठीक है, उसके बाद इन्होंने बिल्डिंग मटेरियल परचेज दे रखा है। सो मुझे ये डाउट था कि अगर इन्होंने कैश एक्सपेंडिचर अलग से दे रखा है तो कहीं इस वाले को ये एज्यूम ना कर लें कि उनका क्रेडिट एक्सपेंडिचर है, ठीक है। बाकी इन्होंने एजम्पशन ये लिए फाइनली कि आपका कैश एक्सपेंडिचर है। सो मैंने पहले क्या किया, पहले मैंने ये एज्यूम करके सॉल्व कर लिया कि ये भी आपका कैश में इनकर हुआ है, ठीक है, एंड उसके अकॉर्डिंग मेरा जो आंसर है वो एकदम करेक्ट आ गया, उसके अकॉर्डिंग मेरा आंसर करेक्ट आ गया, तो उसके उन्होंने मुझे 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स दे दिए, यहाँ पर अलॉट कर दिया। उसके बाद क्योंकि मुझे थोड़ा सा डाउट था एंड क्योंकि मेरे पास एडिशनल टाइम भी लेफ्ट था, तो मैंने यहाँ पे इसका ऑल्टरनेटिव भी दे दिया। तो इस तरीके से आप भी थोड़ा सा एग्जामिनर के साथ खेल सकते हो। देखो ये चीज़ आपको करनी पड़ेगी, जैसा मैंने बताया कि नॉलेज होना ही इंपॉर्टेंट है, बट उसके साथ एग्जाम में मार्क्स कैसे लाना है ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो चीज़ें आपको आनी चाहिए। तो ये मैंने ऑल्टरनेटिव दे दिया था, ऑल्दो क्योंकि मेरा फर्स्ट ऑल्टरनेटिव सही था तो इसके मुझे मार्क्स नहीं मिला, बाकी उसमें मुझे 5 आउट ऑफ 5 मिल गया। ऐसा नहीं कि जो ऑल्टरनेटिव देते हैं उसके आपके मार्क्स डायरेक्ट हो जाते हैं, सो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, ठीक है। सो ये आ जाते हैं। इसके बाद अपना जो 6 वाला C का क्वेश्चन था, ये आपका रिपीटेड क्वेश्चन था, तो इसमें कुछ इशू था नहीं, ठीक है। सो ये अगेन आपका एकदम रिपीटेड क्वेश्चन था, सो इसके मुझे 4 आउट ऑफ 4 मार्क्स फुल आउट ऑफ फुल मिले ही हैं। इसके बाद अपन आते हैं क्वेश्चन नंबर 2A पे। सो क्वेश्चन नंबर 2A में इस बार काफ़ी लोगों के मार्क्स कटे हैं, एंड देखो क्वेश्चन नंबर 2A वैसे देखा जाए ना तो काफ़ी लोगों को थोड़ा सा एम्बिगुअस लग रहा था, क्योंकि फर्स्ट टाइम इस टाइप का क्वेश्चन पूछा था ना, ICAI ने जो एजम्पशन लिए वो उन्होंने फर्स्ट टाइम ही लिया। सो डेफिनेटली मतलब फर्स्ट टाइम में हो सकता है आपने गलती कर दी हो, बट जो ICAI ने एजम्पशन ली है वो तो मैंने पहचान ली थी। वो मैंने कैसे पहचानी, जैसे कि आपको पता भी होगा कि इन्होंने जो PV फैक्टर है वो 3 साल के दिए थे। सो मैं समझ गया था कि इनको 3 साल वाली कैलकुलेशन नहीं करनी है, तो मैंने भी उस अकॉर्डिंग ही कैलकुलेशन करी थी। बट इसमें फिर भी मेरे 1.5 आउट ऑफ 10 क्यों है, वही अगेन कि मैंने क्वेश्चन रीड करने में थोड़ी सी मिस्टेक कर दी। यहाँ पे इन्होंने एक प्रीमियम भी दे रखा था, यहाँ पे अगर आप देखोगे, सो इन्होंने एक प्रीमियम दे रखा था जो मुझसे मिस आउट हो गया, तो मैंने प्रीमियम नहीं लिया क्योंकि वो शुरू में ही गलती होगी तो फिर वो एंड तक आंसर पूरा गलत ही आया, इसलिए मेरे 1.5 ही मार्क्स है।
आउट ऑफ द 10। बाकी अगर आप देखोगे तो पी फैक्टर वगैरह मैंने एकदम सही लिए थे, बट क्योंकि वो मैंने इधर 50 लाख ले लिया, ना कि प्रीमियम वाला अमाउंट ऐड करके लिया, तो इस वजह से मेरे यहाँ पे मार्क्स जो है 1.5 है। बाकी इस टाइप के क्वेश्चन में इस टाइप से अगर आपको थोड़ा सा लग रहा है ना ट्रिक कि कहीं ना किसी तरीके से आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं, तो देख लिया करो। जैसे मैंने बताया कि पी फैक्टर्स आपको समझ में आ रहा था कि आपको 5 ईयर्स कंसिडर नहीं करना है, आपको 3 ईयर्स कंसिडर करना है। सो इस टाइप के क्वेश्चन में आप इस टाइप की चीज़ें कर सकते हो। सो बाकी तो मैंने जैसे बताया कि शुरू में गलती हो गई थी, तो फिर बाद में उसका कुछ मतलब मुझे 10 में से सिर्फ 1.5 ही मार्क्स मिले। एंड इस क्वेश्चन में भी आप देखोगे तो मैंने ऑल्टरनेटिव दिया था। बाकी जैसे कि मैंने बताया कि शुरू में गलती थी, तो फिर ऑल्टरनेटिव मेरा गलत ही होना था ऑब्वियसली, तो इसके मुझे मार्क्स यहाँ पे नहीं मिले। लेकिन ये चीज़ आप तभी कर पाओगे जब आपके पास सफिशिएंट टाइम हो, एंड वो तभी होगा जब आपकी स्पीड अच्छी हो, तो वो शुरू से आपको मेंटेन करके चलनी पड़ेगी। इसके बाद क्वेश्चन 2B आपका इंटरनल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन था, इसमें मुझे 4 आउट ऑफ 4 मिला। सो इसमें ज़्यादा कुछ था नहीं, काफ़ी ईजी क्वेश्चन था। इसके बाद उसके अलावा अगर आपने देखा होगा तो मैंने अंडरलाइन वगैरह हर जगह कर रखी है, तो आपको भी इंश्योर करना है कि आप एटलीस्ट ये सारी चीज़ें तो कर दो, ठीक है। बाकी आप कुछ ना भी करो तो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 में मुझे कितने मार्क्स मिले हैं? सो क्वेश्चन नंबर 1 में मुझे मिले 12.5 आउट ऑफ 14 मार्क्स। तो आप तो बोलोगे कि मैंने बोला था कि मुझे फुल मार्क्स मिले, इवन तो मेरा इनकरेक्ट है। तो देखो, मुझे जो बैलेंस शीट है उसमें फुली मार्क्स मिले, जो 1.5 मार्क्स मेरा कट हुआ है वो मेरा जनरल एंट्रीज़ में हुआ है, क्योंकि जनरल एंट्रीज़ में से एक जनरल एंट्री मैंने करी नहीं थी और एक मेरी गलत थी, ठीक है। तो वहाँ पे मेरे 1.5 मार्क्स डायरेक्ट हुए हैं। बाकी जो बैलेंस शीट है उसमें मुझे फुल मार्क्स मिला। सो पहले मैंने पीसी वगैरह निकाल दिए, नेट एसेट्स एंड जो आपका एनसीए वगैरह है और गुडविल वगैरह जो भी है। तो अगर आप इनका आंसर भी देखोगे, सो इन्होंने भी इसी तरीके से कर रखा है। बस इन्होंने शुरू में जनरल एंट्री कर दी और शुरू में इन्होंने आपकी बैलेंस शीट बना दी, उसके बाद इन्होंने ये वर्किंग नोट्स दे दिया। बाकी आप कैसे भी करो, आपके जो आंसर है उसमें चीज़ें कवर होनी चाहिए। बाकी आप ऊपर करो नीचे करो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सो अगर आप ये देखोगे, सो ये सारी चीज़ें मैंने आपको दिखाई थी कि मैंने भी कैलकुलेट करी है, तो उसके मुझे मार्क्स अलॉट हो गए। उसके बाद जनरल एंट्री करी, तो जनरल एंट्री के अगेन मुझे मार्क्स मिल गए। एंड यहाँ पे एक और चीज़ आपको दिखाऊंगा, जो इन लोगों ने जनरल एंट्री करी है उसमें इन्होंने क्या किया, उसमें इन्होंने ये परचेज कंसिडरेशन को एज अ सिंगल फिगर ले लिया, जबकि मैंने 3 अलग अलग फिगर लिए, जो अपने इन्वेस्टमेंट है और जो कैश एंड बैंक से पी किया, उन सबको मैंने अलग अलग शो किया, जो कि जनरली ऐसे ही करता भी है। एंड मैं भी ये रिकमेंड करूँगा कि अगर आप भी एग्जाम दे रहे हो, अगर आपके एग्जाम में भी इस टाइप का क्वेश्चन है, तो आपको भी अलग अलग ही शो करना है। बाकी इन्होंने सिंगल लिया, बट फिर भी मुझे जो मार्क्स हैं यहाँ पे फुल दिए। ऐसा नहीं कि इन्होंने मेरे मार्क्स यहाँ पे डिडक्ट कर लिए। बाकी कुछ एग्जामिनर हो सकता है ऐसे केस में डिडक्ट कर दें, बाकी मैं रिकमेंड करूँगा कि फुल ही देना, क्योंकि अभी तो ICAI ने ऐसा है कि एक सिंगल अमाउंट लिख दिया इधर। बाकी अगर फ्यूचर में इन्होंने बाइफिकेट करके दे दिया और आपने बाइफिकेट नहीं किया, तो फिर उस केस में ज़रूर से आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। सो यही आपको करना है। जो आपकी नरेशन वगैरह वो आपको छोटी छोटी हर एंट्री के साथ लिखी देनी है, तो वो चीज़ आप ज़रूर से कर देना। उसके बाद अगर आप देखोगे, तो जैसा मैंने आपको शुरू में बताया था कि ये जो हेडिंग्स होती हैं इनके उतने ज़्यादा वैसे रिलेवेंस नहीं होता। अगर आप इसमें थोड़ा बहुत अलग भी लिख देते हो ना, तो आपको मार्क्स मिल जाता है, बट सही होनी चाहिए। अब जैसे इधर देखोगे तो मेरा अमाउंट भी सही है एंड ये वाली हेडिंग भी सही है, बट इधर क्योंकि ये अपना रिटेन अर्निंग आना था, बट मैंने P&L लिख दिया, तो इसका इन्होंने क्रॉस कर दिया, क्योंकि कॉन्सेप्चुअली रॉन्ग था। तो इतना भी गलत नहीं चलेगा। बाकी कुछ एग्जामिनर के केस में हो सकता है कि उसे टिक भी कर दें, क्योंकि काफ़ी लोग क्या करते हैं, सिर्फ इस अमाउंट को देख लेते हैं और फिर उसे टिक कर देते हैं। बाकी मेरे एग्जामिनर थोड़े से मतलब उनको आती थी चीज़ें, तो उनको समझ में आ गया कि गलत है, तो उन्होंने जो मार्क्स हैं वो डिडक्ट कर दिए। उसके बाद अपन बैलेंस शीट पे आते हैं। सो देखो, बैलेंस शीट में आपको मैं चीज़ दिखाता हूँ। तो फर्स्ट थिंग तो जो मेरा कैश है वही नेगेटिव में, फर्स्ट थिंग तो मेरा कैश ही नेगेटिव है, माइनस का 14,50,000 है, बट फिर भी उन्होंने टिक कर दिया। एंड बाई चांस क्या हुआ, तो बाई चांस ये एब्सोल्यूट फिगर जो है वो मैच हो गया यहाँ से, बाई चांस आपका एब्सोल्यूट फिगर मैच हो गया, तो उन्होंने उतना दिमाग लगाया, ठीक है, उसको यहाँ पे उन्होंने टिक कर दिया। बाकी चांस ही हुआ, ऐसा नहीं कि मुझे आता था ये, ठीक है, क्योंकि मेरा एंड में कैश बैलेंस का ही जो चक्कर पड़ रहा था, जो बैलेंस शीट मैच नहीं हुई थी उसमें, तो कैश बैलेंस का ही चक्कर पड़ रहा था। एंड वो भी क्यों पड़ रहा था कि यहाँ पे जो इक्विटी शेयर कैपिटल है ये आपका 50 लाख रुपीज़ है, ये मैंने 5 लाख रुपीज़ लिख दिया, इसको भी इन्होंने ध्यान नहीं दिया एंड इसको भी इन्होंने टिक कर दिया, सो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मेरा जो इक्विटी शेयर कैपिटल है आपका 50 लाख रुपीज़ है, इसी वजह से मेरी बैलेंस शीट मैच नहीं हो रही थी। और जो अगर आप टोटल भी देखोगे, सो टोटल भी एकदम अलग आ रहा है, बट फिर भी उन्होंने उसके मार्क्स मेरे यहाँ पे काटे नहीं है। अब देखो इसके क्या क्या रीज़न है, देखो एक लग तो आप बोल सकते हो, बट उसके अलावा क्या रीज़न है,
देखो एक आपको हमेशा बताता हूँ कि आपको शुरू में इस टाइप के क्वेश्चन नहीं करने जो आपको थोड़े से कम आते हैं, फिर जो थोड़े बड़े क्वेश्चन है अगर आप उन्हें एंड में करोगे तो फिर क्या होता है कि शुरू में अगर आपने अच्छे अच्छे क्वेश्चन कर लिए तो एग्जामिनर के मन में एक थोड़ा सा इंप्रेशन बन जाता है कि आप थोड़े ब्रिलियंट स्टूडेंट हो। और उस केस में क्या होता है कि अगर आपकी कहीं पे गलती भी है तो हो सकता है एग्जामिनर उसको थोड़ा सा इग्नोर कर दे, ठीक है, हो सकता है उसके ध्यान से छूट जाए वो। क्योंकि क्या होता है कि शुरू में तो कोई भी अगर चेकिंग कर रहा है तो हमेशा थोड़ी केयरफुली चेकिंग करता है, बट एंड में आते आते क्योंकि थोड़ा सा रश में करता है तो एंड में आते आते काफ़ी चीज़ छूट जाती हैं। तो अगर आपने एंड में अच्छे क्वेश्चन किए हैं तो फिर हो सकता है आपके वहाँ पे मार्क्स कुछ लूज़ हो जाए। बट अगर आपने एंड में आपके ऐसे क्वेश्चन किए जो थोड़े से कम आपको आते थे या फिर थोड़े से बड़े थे तो पहली बात तो आपके क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होंगे, एंड दूसरा आपके जो मार्क्स हैं वो हो सकता है आपको 1-2 मार्क्स एक्स्ट्रा मिल जाएँ, जैसे कि इस केस में हुआ। तो ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान में रखनी है, ठीक है। एंड उसके अलावा काफ़ी लोगों का रहता है कि नोट्स टू अकाउंट हमें बनाने होते कि नहीं होते। तो अगर आप देखोगे तो नोट्स टू अकाउंट के मार्क्स इन्होंने दिए हैं, तो नोट्स टू अकाउंट आपको डेफिनेटली बनाना है। एंड तो यही था मेरे सर्टिफाइड कॉपी एनालिसिस एफआर का। बाकी सब्जेक्ट्स के मैंने डाल रखे हैं अपने टेलीग्राम चैनल पे, अपलोड भी कर रखी हैं, एंड जो वीडियोस हैं वो भी मैंने जो अपने यूट्यूब चैनल्स पे अपलोड कर रखे हैं, तो आप उन्हें डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो। बाकी उसके अलावा अगर आपको कोई डाउट है तो मेरे सोशल मीडिया के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएंगे, तो वहाँ से आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। और उसके अलावा मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।